हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इसके डेफिनेशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को पहले डिफाइन करेंगे, जैसे सिस्टम हुआ, सराउंडिंग हुआ, बाउंड्री हुआ। देन उसके बाद आज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स इंटर कन्वर्जन में डील करता है। मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है हीट एनर्जी है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इस चैप्टर में इसके बीच का इंटर कन्वर्जन को डील करते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि थर्मोडायनेमिक्स deals with interconversion of different forms of energy. Definition। अब इसके कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म है सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? तो सिस्टम एक स्पेसिफिक पार्ट है यूनिवर्स का, जो हम लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब की स्टडी के लिए। स्पेसिफिक पार्ट इसलिए लेते हैं कि अगर हम यूनिवर्स को कंसिडर करें तो हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए स्पेसिफिक पार्ट, स्मॉल पार्ट लेते हैं। तो उसमें प्रेशर, टेम्परेचर मेज़र करना आसान हो जाता है। तो कोई भी स्पेसिफिक पार्ट हुआ जो हम लेंगे स्टडी के लिए, तो उसको सिस्टम बोलेंगे। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख देते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स selected for study of different physical properties such as pressure, temperature, etc. अब सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हुआ ओपन सिस्टम, दूसरा हुआ क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? ओपन सिस्टम उसको कहते हैं कि जिस सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सके। जैसे ओपन रूम हुआ, ओपन रूम में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर भी बाहर अंदर आ सकते हैं, और साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब मास भी ट्रांसफ़र हो गया और उसके उससे एसोसिएटेड जो था एनर्जी वो भी ट्रांसफ़र हो गया। उसी तरह लिविंग बीइंग हुआ, तो इसमें हम सिंपली ये लिख देते हैं कि जिसमें मास और एनर्जी
दोनों का इन एंड आउट हो सके तो वो ओपन सिस्टम हुआ। क्लोज सिस्टम वो हुआ जिसमें मास का ट्रांसफ़र ना हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया लिविंग बीइंग। दूसरा एग्जांपल हुआ एयर इन ओपन रूम। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं तो मैटर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। कोई भी मैटर क्लोज्ड कंटेनर में हो तो मास तो इन एंड आउट नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी एसोसिएटेड जो है उससे, तो उसके कंटेनर के वॉल्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो हुआ जिसमें मास का भी ट्रांसफ़र ना हो और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र ना हो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हुआ थर्मस फ्लास्क। उसके अंदर जो, मान लो तुम गर्म पानी उसमें रखते हो तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है मीन्स हीट, वो वॉल्स के थ्रू बाहर नहीं जाता है और वाटर का पार्टिकल भी बाहर नहीं जाता है। मीन्स एनर्जी भी कंजर्व्ड हुआ और मैटर भी कंजर्व हुआ, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स भी कंजर्व्ड रहा। दूसरा एग्जांपल है यूनिवर्स। ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है। अब सराउंडिंग की बात करते हैं। सराउंडिंग सिंपली जो हमने सिस्टम कंसीडर किया उसके अलावा जो बचा उसके आउटसाइड वो सराउंडिंग। तो सिंपली हम लिख देते हैं रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, मीन्स सिस्टम को छोड़ के। अब अगला टर्म है बाउंड्री। तो बाउंड्री किसको कहते हैं? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे, वो बाउंड्री हो। तो सिंपली लिखते हैं विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। अब बाउंड्री को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, रिजिड वॉल बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री एंड डायथर्मिक बाउंड्री। ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंटेनर बनाते हैं, इसमें वाटर फिल किया हुआ है। तो ये बाउंड्री जो हुआ आउटर बाउंड्री जो रिजिड है, तो ये रियल बाउंड्री है जिसका एग्जिस्टेंस है। ये वाटर और आउटसाइड को सेपरेट कर रहा है, तो ये रियल बाउंड्री हुआ। इसका एग्जांपल हुआ रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री हुआ जो, ये इमेजिनरी लाइन अगर कंसिडर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर है, ये वाटर है, इस दोनों के बीच का जो जो सेपरेशन है, ये इमेजिनरी लाइन अगर कंसिडर करें तो ये इमेजिनरी बाउंड्री के तरह एक्ट करेगा। ये इमेजिनरी बाउंड्री हुआ। फ्लेक्सिबल बाउंड्री बैलून, इसका एग्जांपल होगा बैलून का वॉल इनसाइड एंड आउटसाइड सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। रिजिड वॉल, वॉल ऑफ अ रूम हो गया, रिजिड वॉल बाउंड्री। एडियाबेटिक बाउंड्री जिसमें हीट का चेंज ज़ीरो हो। एडियाबेटिक बाउंड्री उसको बोलते हैं
जो नॉन कंडक्टिंग फॉर हीट हो, मीन्स हीट को कंडक्ट ना करे, नॉन कंडक्टिंग फॉर हीट मीन्स dq इक्वल टू 0। डायथर्मिक बाउंड्री हुआ जो कंडक्टिंग हो फॉर हीट। कंडक्टिंग होगा मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड का सेम नहीं होगा, मीन्स चेंज इन हीट नॉट इक्वल टू 0। नाउ हम स्टेट ऑफ सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कंडीशन, सिस्टम का कंडीशन किसी स्पेसिफिक टाइम पे वही उसका स्टेट ऑफ अ सिस्टम होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट अ स्पेसिफिक टाइम। सिंपल है, एक सिस्टम का जो कंडीशन होगा स्पेसिफिक टाइम पे वही उसका स्टेट ऑफ सिस्टम होगा। अब कितना नंबर ऑफ मिनिमम पैरामीटर्स चाहिए स्टेट फंक्शन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, तो वो वेरी करेगा सिस्टम टू सिस्टम, डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम कैसा है, आइडियल गैस का सिस्टम है या कुछ और है। अगर हम एक सिस्टम लें जिसमें आइडियल गैस रखा हो तो मिनिमम 3 पैरामीटर्स चाहिए उसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो हम लिख लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स required to define a state of a system completely vary from system to system, whether it is ideal gas system or something else. Usually minimum 2 parameters are required, means at least 2 parameters must be known, and maximum goes to some dozen. Usually range is in between 2 minimum 2 parameters and maximum some dozen. 1 dozen contains 12 unit. Now for ideal gas, a state of a system, to define a state of a system of ideal gas minimum 3 parameters are required. To define a state completely, 3 parameters are required. आपने सुना ही होगा PV is equal to nRT for ideal gas. This is only for ideal gas equation, also known as ideal gas equation. 3 parameters कौन हुआ? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ R को हम इस तरह लिख सकते हैं, R यहाँ पे मेरा
रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एंड अदर वैल्यू होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये दोनों वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आगे चल के, इसको याद कर लें। और यहाँ n तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है एंड कॉन्सेप्ट है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन क्या है? ये सिर्फ सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि हम किस पाथ से उसको अचीव कर रहे हैं। मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट दे रखा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर कोई भी फंक्शन अगर मान लो इस पाथ से गए, देन इस पाथ से गए, देन इस पाथ से गए, किसी भी पाथ से गए, उसका वैल्यू सेम रहा, मीन्स चेंज नहीं किया, मीन्स ये पाथ ये पाथ ये पाथ, मीन्स पाथ पे डिपेंड ना हुआ, तो उस फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। और अगर वो स्टेट फंक्शन है तो उसके वैल्यू को उसके स्टेट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो इस स्टेट में है तो उसका ये वैल्यू होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट में उसका फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टेट फंक्शन डिपेंड only on state of a system, not on the path by which final state is achieved. ठीक है, इसमें ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, देयर वैल्यू कैन बी डिसाइडेड बाय देयर स्टेट। अगला ये भी लिख सकते हैं, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब ये जानना हमें कि स्टेट फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन आता है। तो याद रखने के लिए पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। U इंटरनल एनर्जी, G H S T P V N, ये सारे स्टेट फंक्शन का एग्जांपल है। इसको याद रखने के लिए हम 3 फार्मूला देते हैं। G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, G H T S, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। एंड अगला फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी टी एन, ये सारे स्टेट फंक्शन है। अगला एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी यू एच,
अगर आप इस 3 फार्मूले को याद रख लें तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन हैं। ठीक है, दीज ऑल पैरामीटर्स आर स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं पाथ फंक्शन पे। इसी का अपोजिट, स्टेट फंक्शन का अपोजिट हुआ पाथ फंक्शन, कि ये पाथ पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम इस पाथ से आए, इस पाथ से आए, इस पाथ से आए, 3 डिफरेंट पाथ से आए, तो इसका वैल्यू डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट आएगा। तो इसके डेफिनेशन में लिख लेते हैं, सिंपल है, दे डिपेंड ऑन पाथ by which final state is achieved। ठीक है, और इसी का कॉन्ट्ररी अपोजिट लिख लेते हैं, देयर वैल्यू कांट बी डिसाइडेड बाय देयर स्टेट। अगर हमें स्टेट ऑफ ए सिस्टम बता दें तो इसका वैल्यू डिफाइन या डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अब देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, ये ओनली 3 मीन्स यही 3 सिर्फ पाथ फंक्शन है, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नोट में ये लिख लें कि अगर कोई स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज स्टेट फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते एट ए पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है ना, तो नोट में लिखते हैं, चेंज इन स्टेट फंक्शन is not a state function। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे यह हमने पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, जी स्टेट फंक्शन है, तो डेल यू मेरा स्टेट फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके चेंज के वैल्यू को हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह डेल जी भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा, इसी तरह सो ऑन। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।